हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज ट्वीट्स। आज डेट है 18 मई 2020 और आज हम द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल जो हमें देखना है वो है पीकिंग डिस्पाइट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, द स्टडी राइज इन केसेस इज अ कॉज फॉर वरी। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 106 दिन हो चुके हैं पहला लेबोरेटरी केस कंफर्म हुए कोरोना वायरस का, जो जनवरी 30 को हुआ था। उसके बावजूद इंडिया में जो टैली है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया से बस 10 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें केसेस इंडिया से ज़्यादा हैं। ये हालत तब है जब हम लॉकडाउन के केस स्टेट में हैं 26 मई से मार्च से। तो ऑलमोस्ट एंड ऑफ मार्च से लेकर के अभी तक हम लॉकडाउन के स्टेट में हैं, फिर भी हमारे केसेस जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो इश्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व हैं इसमें? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडिया जो है WHO की एडवाइस के बावजूद भी इंडिया ने जो लॉकडाउन का पीरियड है उसको यूटिलाइज़ नहीं किया है और हमने टेस्टिंग नहीं बढ़ाई है। और हमारी आइसोलेशन और ट्रीटमेंट जो कोविड-19 के पेशेंट का है वो बाकी कंट्रीज़ से थोड़ा सा स्लो डाउन है। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे लिखी हुई थी वो ये है कि बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जो लॉकडाउन्स में थी, उन कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया का जो डबलिंग रेट है वो 13 दिन का है, बाकी कंट्रीज़ का इंडिया से ज़्यादा था। तो ये कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कंसर्न है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम देखिए, दो स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। जैसे कि तमिलनाडु हो गया, उसमें 11,000 के आसपास केसेस हैं। फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे 33,000 के आसपास केसेस हैं। तो वरी का रीज़न ये नहीं है कि केसेस किसी स्टेट से ज़्यादा आ रहे हैं। वरी का रीज़न ये है कि कुछ स्टेट्स में केसेस बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कम है। तो उन स्टेट्स में हमें जो है टेस्टिंग बढ़ानी है। बाकी स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन केसेस में इन स्टेट्स में काफ़ी हाई पॉजिटिविटी है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे क्लस्टर अप्रोच हो गई हो या कम्युनिटी स्प्रेड हो, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है स्पेसिफिक रीजन्स में जो है फैला हुआ हो। तो हमें यहाँ पर भी सर्वेलेंस मजबूत रखना होगा। अब कोई भी स्टेट लापरवाही नहीं कर सकता, चाहे वो केरला ही क्यों ना हो। तो लापरवाही किसी भी स्टेट को नहीं करनी है और हमें केसेस को कंट्रोल में रखना है। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फार्म गेट इन फोकस, मूव टू अमेंड एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट इज फ्रॉड विद रिस्क। तो ये न्यूज़ में क्यों था? सेंटर ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का जो फार्म के लिए जो भी इंसेंटिव दिया था, उसमें 1 लाख करोड़ का जो इंसेंटिव था वो एग्रीकल्चर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फिनेंस करने के लिए किया गया है। अब ये क्या करेगा? फार्म गेट और प्रोड्यूसर एग्रीगेशन पॉइंट्स को जो है वो देगा, पैसे देगा। मतलब जो घर की होते हैं ना, घर के पास वाले एरियाज़, जो आपने एक फार्मर के घर से ही जो है ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया जाए कि वो अपने घर से ही चीज़ों को मार्केट कर सके। तो ऐसी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बिल्ड करना है। उसमें हमें कोल्ड स्टोरेज वगैरह बिल्ड करनी है और बाकी हमारी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमें बढ़ानी है। तो ये बढ़ाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होगा कि फार्मर्स की इनकम बढ़ सकेगी। बट यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। पहली रिस्क ये है कि हो सकता है कि हमारी जो इश्यूज़ इसमें इन्वॉल्व है, पहली चीज़ ये है कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हमारे पास ज़्यादा नहीं थी। इसीलिए जो हमें बिल्ड करने में टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो ये इमीडिएट रिलीफ नहीं प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग टर्म रिलीफ ये प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी जो यहाँ पे हमारा जो एक इश्यू इन्वॉल्व है वो ये है कि अगर हम हर चीज़ को मार्केट से लिंक्ड कर देते हैं तो धीरे धीरे मार्केट बेस्ड और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है फार्मिंग होने लगेगी। उससे क्या होगा कि जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं ना, उस पर असर पड़ेगा। तो फूड ग्रेन्स को भी हमें इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए पूरी तरह से हर कुछ हम मार्केटाइज नहीं कर सकते। तो ये इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है। तीसरा आपका लेबर राइट्स एंड आर इन अ फ्री फॉल। तो ये न्यूज़ में क्यों था? तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए राइट्स को कहीं ना कहीं ताक पे रख दिया है। कुछ स्टेट्स जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनकी बात करें तो इन्होंने लेबर लॉज को सस्पेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस का रूट अपनाया है। तो इसमें इश्यूज़ क्या क्या हैं? पहली चीज़ ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आप अट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस को आपने प्रोमलगेट किया है और लेबर राइट को सस्पेंड कर दिया। अब लेबर राइट की बात करें तो यहाँ पे की स्टेक होल्डर लेबर खुद होता है, फिर आपके लेबर यूनियंस होते हैं, फिर आपका जो है प्रोड्यूसर होता है। तो ये ट्राईपार्टेट जो है डिस्कशन होना चाहिए लेबर के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। तो यहाँ पे ये जो तिगड़ी का जो एक डिस्कशन होता है उसको सस्पेंड करके यूनिलेटरली गवर्नमेंट जो है सारे डिसीजन ले रही है। तो ऐसे में जो राइट्स हैं उनके, आपके प्रोड्यूसर के राइट्स, उनको तो बढ़ावा दिया जा रहा है, लेबर राइट्स को कहीं ना कहीं उनका स्लो डाउन हो रहा है। तो ये एक चौंकाने वाला इशू है। दूसरी चीज़ क्या है, इससे बहुत ख़राब प्रेसिडेंट सेटअप होता है। अब देखिए, एक स्टेट ने कर दिया, बाकी स्टेट भी अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाकी स्टेट्स भी करेंगे।
अल्टीमेटली क्या होगा, लेबर के हितों को कोई भी जो है ऑर्डिनेंस बना करके ताक पे रख देगा। अभी इलेक्शन सीज़न नहीं है, तो ऐसे में लेबर के पास को अभी 4 साल वेट करना पड़ेगा इलेक्शन में अपना वो दिखाने के लिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति ख़राब भी हो सकती है और उनको जो है आपके प्रोड्यूसर हो गया या फिर ओनर्स हो गए, उनसे एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने कौन से इश्यूज़ को मतलब जैसे 12 घंटे तक आप एक्सटेंड कर रहे हैं वर्किंग आवर्स को, और इसी तरह से आप ओवर टाइम का कोई पेमेंट इशू नहीं है, ओवर टाइम नहीं पे कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और गुजरात में, तो ऐसे प्रोविजंस कहीं ना कहीं लेबर की हेल्थ और डिग्निटी के खिलाफ हैं। दूसरी चीज़, ऑर्डिनेंसेस को यूज़ करके आप जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसको भी आपने हटा दिया, और उसके साथ साथ आपने फिक्स्ड जो टर्म था उसको हटा करके आपने कहीं ना कहीं लेबर को जो ओनर्स हैं उनको ये ओनर्स दे दिया है कि वो जब चाहें तब लेबर को हायर और फायर कर सकते हैं। तो ये एक चौंकाने वाली बात है। इससे जो आपका रेगुलराइजेशन होगा वो कम हो जाएगा। फॉर्मलाइजेशन वैसे भी अगर इंडिया की बात करें तो हमारी जो है जिग इकॉनमी है। जिग इकॉनमी का मतलब बहुत ज़्यादा हमारे जो वर्कर्स हैं वो कैजुअल सेक्टर में काम करते हैं। ओनली 90% हमारे जो लेबर्स हैं ये कैजुअल सेक्टर में काम करते हैं और केवल 10% हमारे फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अब ये 10% जो फॉर्मल सेक्टर में भी काम करते हैं इनको भी आपने जो है टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी कर दी कि जब मर्जी आएगी तब कोई इनको जो है हायर करेगा और फायर कर देगा। तो ऐसे में इनकी जो लाइवलीहुड हो गई वो भी एक कैजुअल लेबर की तरह हो जाएगी। तो ये हमें थोड़ा सा लेबर राइट्स कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा इस चीज़ में वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि राइट्स जो है किसी भी सोसाइटी के इस तरह से नहीं होने चाहिए कि किसी भी एक सेक्शन को के राइट को बढ़ावा देने के लिए आप दूसरे सेक्शन के राइट्स को मतलब ताक पे रखते हैं। जैसे कि आप ओनर्स के हकों को बढ़ावा देने के लिए आपने लेबर के राइट्स को जो है ताक पे रख दिया, तो ये एक गलत एटीट्यूड रहेगा। वल्नरेबल सेक्शन को हमें प्रोटेक्ट करना है, माइग्रेंट वर्कर्स की और जो वर्किंग क्लास एज ए होल है उसकी कंडीशंस हमें जो है इम्प्रूव करनी है, और ऐसे में लेबर राइट्स काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं। हमारा ये जो स्टेप है ये रेट्रोग्रेड स्टेप है, पीछे मुड़ने वाला स्टेप है, और ये गवर्नमेंट्स को नहीं लेना। तो नेक्स्ट इशू है आपका गेटिंग इंडिया बैक टू दी अफगान हाई टेबल। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी है इसने एक प्रैक्टिकल अप्रोच ना लेकर के सिर्फ अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैं इनके ही बास्केट में सारा जो अपने ऑप्शंस हैं उनको डाल दिया था। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं ली गई है, मॉरलिस्टिक हमने कोई एटीट्यूड लिया है, उसकी वजह से इंडिया अपने आप को अलग थलग सा पाता है। अब इश्यूज़ क्या इन्वॉल्व है, पहली चीज़ ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरह से तालिबान के साथ एज एन इक्वल जो है नेगोशिएट कर रही है। अब इंडिया क्योंकि इक्वली नेगोशिएट नहीं कर रही है तो इंडिया जो है एज अ लूज़र स्टैंड हो जाती है अफगानिस्तान के इश्यूज़ में। दूसरा जो इशू है वो ये है कि यूएन ने जो मीडिएट करके एक 6+2+1 वाला एक जो मीटिंग कराई थी अफगानिस्तान के बारे में, वहाँ पे 6 जो स्टेट्स थे जो नेबर्स हैं अफगानिस्तान के उनको बुलाया गया था। उसमें उज़्बेकिस्तान था, ईरान था, आपका पाकिस्तान था, चाइना था, तुर्कमेनिस्तान था, तजिकिस्तान था, ये 6 कंट्रीज़ हो गई। उसके अलावा यूएसए और रशिया बुलाया था और एक आपका अफगानिस्तान खुद था। तो इस पर 6+2+1 वाली जो आपका जो भी डील हुई थी, यहाँ पे इंडिया जो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है उसको यूएन तक ने स्टेक होल्डर नहीं माना। तो ये एक मतलब अपने आप में इंडिया का जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है उसका फेलियर दिखाता है। तीसरा आपका जो इशू है वो ज़ाल्मी खलीलज़ाद, अभी रिसेंटली जो यूएसए के अफ़गानिस्तान के लिए जो स्पेशल एनवॉय हैं, जो चीफ़ नेगोशिएटर हैं, वो इंडिया आए थे और उन्होंने कहा था कि इंडिया ने तालिबान के साथ नेगोशिएट ना करके अपना ही घाटा किया है। तालिबान के साथ इंडिया को जो है डायरेक्टली बात करनी चाहिए और जो भी इसके टेरर कंसर्न्स हैं वो डायरेक्टली इंडिया को तालिबान के साथ डिस्कस करने चाहिए। तो अफ़गानिस्तान के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें इंडिया का काफ़ी बड़ा हाथ है। इंडिया काफ़ी पॉपुलर कंट्री है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो ऐसे में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंडिया का जो है अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी बड़ा रोल होना चाहिए था। वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, अब इंडिया जो है अफ़गानिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, स्पेसिफिकली सिक्योरिटी कंसर्न्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ऐसे में इंडिया को जो है अफ़गानिस्तान के साथ हाथ मिला के चलना चाहिए और इसके लिए सारे जो की स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो अफ़गानी जनता हो, चाहे वो अब्दुल्ला जी हो, चाहे वो अशरफ गनी हो, सबके साथ जो है इंडिया को बात करनी चाहिए। और इन बातचीत के साथ एक जो भी आएगा, जो भी अब सामने आता है वो इंडिया को जो है एक्सेप्ट करनी
होनी चाहिए। डील एक जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है इंडिया की, वो सारे स्टेक होल्डर्स को बताना ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान वैसे भी प्रो जो है पाकिस्तान रहता है। तो अगर तालिबान का पूरी तरह से sway आ जाता है अफ़गानिस्तान में, जो कि नवंबर के आसपास आ जाएगा, तो वो इंडिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके काफ़ी ऑपोजिट जाएगा। तो ऐसे में हम अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को तालिबान के साथ कम्युनिकेट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि इंडिया थोड़ी बहुत डील जो है अफ़गानिस्तान के इशू में तालिबान से ले सके। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए। करेक्ट डिप्लोमेटिक एक्शन यही होगा कि हम प्रैक्टिकली जो है डील करें और अपने मॉरल जो भी हमारा कॉम्पास था उसको थोड़ा सा साइड में रख के हम जो है प्रैक्टिकल जो भी अब हमारे सामने आता है प्रैक्टिकलिटी को लेकर के हम डीलिंग करें। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा इंडिया के इंटरेस्ट ऊपर होने चाहिए और हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ये हमें देखना है। नेक्स्ट हमारा इशू है वेयर इज़ हेल्थ इन स्टिमुलस पैकेज। तो आपने देखा होगा कि 5 ट्रेंचेस जो है स्टिमुलस पैकेज के अनाउंस हुए थे आज, मतलब पिछले 5 दिनों में। वहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो गई, एमएसएमई सेक्टर की बात हो गई, एनबीएफसीज़ की बात हो गई, फिर आपका जो है फार्म गेट्स की बात हो गई, फिर आपका जो आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज कम हो गई उनकी बात हो गई, फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ की बात हो गई। सभी कंपनीज़ को कुछ ना कुछ दिया गया है। बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स हो गए, इनको दिया गया है। बाकी आपके जो है पुअर के लिए प्रो पुअर जो है पैकेजेस डाले गए, बट कुछ भी हेल्थ के बारे में नहीं दिया गया है। तो जो एक आपका पैंडमिक है वो सबसे बड़ा हेल्थ इमरजेंसी है और हेल्थ के लिए ही कुछ भी हमने रिलीफ नहीं दी है। तो ये एक कंसर्न वाली बात है। तो इश्यूज़ कौन से? पहला इशू ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया जो है एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ बढ़ रही है और ऐसे में इस इकोनॉमिक स्लोडाउन से अगर हमें निकलना है तो इंडिया को हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को बेहतर करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम पैकेज की बात करें जो 20.97 लाख करोड़ का है, ऑलमोस्ट 21 लाख करोड़ हो जाता है, वो इंडिया के 10% जीडीपी के बराबर है। तो इसमें जो है हमने माइग्रेंट लेबर की बात की है, बाकी वर्कर्स की बात की है, एंटरप्रेन्योर्स को जो है रीस्टार्ट करने की बात की है, पर हमने हेल्थ को कहीं ना कहीं बैकफुट पे अभी भी रखा हुआ है। फिर इकोनॉमिक डेस्परेशन जो है पुअर वर्कर्स का, उसकी वजह से लोग जो है लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, पर उनको काम पे लौटना पड़ेगा। और जब वो काम पे लौटेंगे, जैसे कि आज एक चाइनीज़ कंपनी में निकला था, जैसे ही इसको ओपन कर दिया गया इंडिया के अंदर, एक चाइनीज़ कंपनी में लोग जब काम करने गए वहाँ पे 87 लोग जो इन्फेक्ट हो गए हैं। तो जब वर्कर्स मजबूरी में काम को लौटेंगे तब उनकी हेल्थ इफेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हेल्थ को एक सबसे बड़ा जो है हमें मेन फैक्टर रखना चाहिए था। हेल्थ केयर फैसिलिटी की प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी चाहिए थी और इस पैकेज में हेल्थ कहीं ना कहीं हमारा पीछे रह गया है। तो ये एक कंसर्न वाली इशू है। तो अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बढ़ानी चाहिए और फाइनेंशियल नेगलेक्ट जो रखा है अभी तक पब्लिक हेल्थ केयर पर, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान जो है हमें बढ़ाना होगा स्टिमुलस पैकेज के रूप में, जहाँ ये अर्जेंट नीड ऑफ द आवर है। कम से कम 1% जो जीडीपी का है आउट ऑफ स्टिमुलस पैकेज, ये कंट्री के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें डालना होगा और 70% जो हमें एडिशनल एक्सपेंडिचर है उसको रिंग फेंस करके प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को हमें मजबूत करना होगा। सिर्फ एक ही वे है इस मैच को जीतने का और वो तरीका ये है कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी बेहतर हो, हम सेल्फ रिलायंट बने हेल्थ केयर फैसिलिटी में, और ये हमारी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम सीज़ करके हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नॉलेज ट्वीट्स को। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।